Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our 15th lecture, which is on the valuation of long term securities. In the last lecture, we have completed the chapter regarding time value of money, in which we have learned how to calculate the present value of any investment, how to calculate the future value of money, and how we can calculate the present value and future value of annuity, how to deal with the loan amortization, and all these concepts had been discussed in the previous lectures. In today's lecture, we are going to start a new topic, which is on the valuation of long term securities, that how we can evaluate the securities, and so that we can decide that should we invest in them or not. In this chapter, we are going to discuss about different valuation concepts, how we will calculate the bond valuation, how we will do the preferred stock valuation, how can we value common stock, and how we can calculate the rates of return. So let's discuss some very basic concept which we are going to say again and again in these chapters, in the coming chapters. So first we will try to understand the basic concepts, like what is value. Like we are talking about value again and again. In last class we also discussed about the time value of money. So what is value? किसी चीज़ की वैल्यू क्या है? अब वैल्यू की भी दो तीन तरह की टाइप्स हैं कि आप वैल्यू किस किस्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लिक्विडेशन वैल्यू. व्हाट इज़ लिक्विडेशन वैल्यू? Liquidation value represents the amount of money that could be realized if an asset or group of assets is sold separately from its operating organization. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लिक्विडेशन वैल्यू वो अमाउंट ऑफ मनी होगी कि अगर आपके पास जो एसेट्स आपने परचेज किए हैं, अगर आप उनको सेल करना चाहते हैं तो वो कितने में सेल होंगे, उनसे आपको क्या चीज़ मिलेगी, क्या पैसा आपके पास आएगा, वो उसकी लिक्विडेशन वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमने ये जो क्लासरूम चेयर्स हैं ये हमने परचेज़ की थी, लेकिन अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको सेल करना चाहती हूँ. सपोज़ कि मैंने ये 50,000 की सारी चेयर्स ख़रीदी थी, 50 चेयर्स ख़रीदी थी, 1000 रुपये की एक चेयर होगी, लेकिन जब मैं आज इसको सेल कर रही हूँ तो ये सेल हो रही है 500 पे. सो तो 500 इसकी क्या हो जाएगी? लिक्विडेशन वैल्यू. मीन्स कि आज के टाइम के ऊपर आप अपने एसेट्स को जब सेल करते हैं या कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश, तो उस वक्त उनकी क्या वैल्यू होती है? दैट इज़ कॉल्ड देयर लिक्विडेशन वैल्यू. नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है गोइंग कंसर्न वैल्यू. गोइंग कंसर्न आपने सुना होगा. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है. गोइंग कंसर्न ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमने इन्फिनिटी टाइम के लिए हमने स्टार्ट किया, यानी कि ये चलता ही रहेगा. सो द गोइंग कंसर्न वैल्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट अ फर्म कुड बी सोल्ड फॉर एज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग बिजनेस. कि जब हम किसी फर्म को सेल करते हैं किसी और को कि अब वो इसको फर्दर यूटिलाइज करेगा, तो वो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? गोइंग कंसर्न वैल्यू का. नेक्स्ट आ जाती है वैल्यू जिसको हम कहते हैं बुक वैल्यू. बुक वैल्यू ये होती है कि आपने कि ओरिजिनल प्राइस जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपने एसेट को जिस वैल्यू के ऊपर आप रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये इसकी बुक वैल्यू है. अब जो अकाउंटिंग या यहाँ पे डेफिनेशन में जिस तरह से लिखा हुआ है एसेट के लिहाज से क्या है? द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट. और अकाउंटिंग वैल्यू में क्या है? द एसेट कॉस्ट माइनस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. कि डेप्रिसिएशन जो आप उस पर चार्ज करें वो उसमें से आप माइनस कर देंगे, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? बुक वैल्यू. बुक से नाम से जाहिर हो रहा है कि बुक वैल्यू क्या होगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आप एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं वो वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी? बुक वैल्यू. इसी तरह से अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म की क्या होगा? टोटल एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे और प्रेफर्ड स्टॉक को माइनस कर देंगे बैलेंस शीट के ऊपर, तो वो फर्म की क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू आ जाएगी. अब आ जाता है मार्केट वैल्यू. अब ये तो हमने बुक वैल्यू की बात कर दी. बुक वैल्यू हमने क्या कहा कि बुक वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू के ऊपर आपने वो चीज़ ख़रीदी होगी और उसमें से आप माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो वो बुक वैल्यू आ जाएगी. यानी कि अपने जो रिकॉर्ड्स में आप जिस वैल्यू के ऊपर उस एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी. लेकिन अब आप तो ख़रीद चुके हैं, अब इस एसेट की मार्केट में इस टाइम क्या वैल्यू है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी? मार्केट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल
कि जिस अभी हमने चेयर की ही मिसाल ही हमने ये कहा कि हमने 1000 रुपीज़ की चेयर्स ख़रीदी थी और इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करें, फॉर एग्जांपल हमने इसे 200 पर ईयर के हिसाब से हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो आज की डेट के अंदर हमने 1000 माइनस 200 किया तो हमारे पास उन शेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 800 इसकी क्या है? बुक वैल्यू है। अब मार्केट में इस टाइम ये शेयर है 1500 की, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500। अब नेक्स्ट आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल में तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, उसमें कितने लेबर आवर लगे हैं उसको बनाने में, उसकी फ्रेट क्या है यहाँ से वहाँ तक फैक्ट्री से लाने में, सब चीज़ों की बेसिस के ऊपर एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक, आपने देखा होगा कि जिस टाइम हम लोग कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं और हमें शॉपकीपर उसकी कोई प्राइस बताता है तो हम फ़ौरन से अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं कि यार इसकी इतनी, अगर ये मुझे इतने में देना तो मैं ले लूँ। तो वो जो इतने में दूँ, जो हम उसको वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के, वो इसकी क्या कहलाती है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा अहम है वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हम यही देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्या इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू इसकी आ रही है या नहीं आ रही। अगर इसके अकॉर्डिंगली होगी तो फिर हम डिसीजन करेंगे, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू की बेस के ऊपर हम किस तरह से डिसीजन करते हैं कि वेदर टू बाय अ सिक्योरिटी और नॉट। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अब यहाँ तक तो हमने वैल्यूएशन की बात कर दी। अब हम देखते हैं कि जब हम बॉन्ड को वैल्यू करने लगते हैं तो बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो होते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन सी हैं, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड किस तरह की जाती है। फिर जिस तरह से हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने सेमी एनुअल और क्वार्टरली कंपाउंडिंग वगैरह की बात की थी, अगर उनको हम बॉन्ड्स में भी करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बॉन्ड्स की जो टाइम फ्रेम होता है वो छोटा होता है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से इसकी कंपाउंडिंग, अगर ये सेमी एनुअली हमें रिटर्न दे रहा है या क्वार्टरली दे रहा है तो उस केस में हम वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे। बॉन्ड हमारे पास क्या है कि बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होता है, यानी कि गवर्नमेंट इसको इशू करती है, और इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट। अब जो बॉन्ड है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है जो कि उस बॉन्ड के ऊपर लिखी होती है। यूजली आपने देखा होगा कि अगर आपको सुना हो तो प्राइस बॉन्ड 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का मिलता है, उसके ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई होती है जो जो गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है, वो उसकी क्या कहलाती है? फेस वैल्यू भी कहते हैं, और उसको हम कहते हैं इसकी मेच्योरिटी वैल्यू, यानी कि जिस टाइम वो मेच्योर होगा या उसकी जो भी टाइम फ्रेम है, आपने अगर 6 महीने के लिए लिया या साल के लिए, तो गवर्नमेंट को जब आप वो देंगे तो वो उसके ऊपर आपको उतने जितने पैसे उसके ऊपर लिखे होंगे उतने पैसे आपको दे देगी। वो उसकी क्या वैल्यू कहलाएगी? उसकी मेच्योरिटी वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि बॉन्ड वैल्यूएशन में अगेन एंड अगेन यूज होगा, वर्ड आप जो सुनेंगे, दैट इज कूपन रेट। व्हाट इज कूपन रेट? कूपन रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बॉन्ड इशूअर्स ऑन द बॉन्ड्स फेस वैल्यू। इट इज द पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बॉन्ड इशूअर टू इट्स परचेजर। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि कूपन रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बॉन्ड इशू करने वाला पे करता है। किसके ऊपर ये कैलकुलेट होता है? जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है। ठीक, इट इज़ द पीरियोडिक रेट, यानी कि ये वो पीरियोडिक रेट है, यानी कि वो डिसाइड करेगा कि एनुअली देगा या सेमी एनुअली देगा, जिस तरह से भी देगा वो डिसाइड होगा जिस टाइम आप बॉन्ड ख़रीद रहे होंगे। तो बॉन्ड बेचने वाला जो है वो डिसाइड करता है कि वो क्या रेट आपको देगा, और वो रेट वो किसकी बेसिस पे कैलकुलेट करेगा? जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होगी, उसको हम कहते हैं कूपन रेट। द कूपन रेट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बॉन्ड फेस वैल्यू और पार वैल्यू, नॉट ऑन द इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू। यहाँ पे जो आपने बात जो याद रखने वाली या जहन नशी करने वाली बात है वो ये है कि जो कूपन रेट होता है ये हमेशा बॉन्ड की फेस वैल्यू, यानी कि उस बॉन्ड के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इन एक्चुअल वो आपको कितने का मिल रहा है, मार्केट से आपने कितने का ख़रीदा है, उसके ऊपर इसका ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ 10 year ₹2000 bond with a coupon rate of 10% and you will get ₹200 every year for 10 years, no matter what happens to the bond price in the market। यहाँ पे कह रहा है कि आप
ये सपोज करें कि आपने एक बॉन्ड ख़रीदा है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 2000 रुपीज़, और कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए, और उसका कॉम्पाउंड रेट है 10%। तो क्या होगा कि आपको हर साल उस बॉन्ड के ऊपर आप 2000 का आप 10% निकालें तो दैट इज़ 200। तो आपको हर साल उस पर 200 जो है वो कूपन मिलता रहेगा, यानी कि उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलता रहेगा इरिस्पेक्टिव के मार्केट में इस बॉन्ड की प्राइस क्या है। अगर उस बॉन्ड की इस टाइम मार्केट में प्राइस 4000 में भी वो अगर सेल हो रहा है तो उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। अंडरस्टूड। आप अगर आप यहाँ थोड़ा सा अगर आपको याद हो कि जो मार्केट में जो आपको बॉन्ड्स मिल रहे होते हैं वो समटाइम्स जिनकी जब डेट करीब आ जाती है, फॉर एग्जांपल जो कुरानंदाजी वाले बॉन्ड्स होते हैं जिनकी जब डेट करीब करीब आ जाती है तो वो आपको एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा के मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका ये मकसद नहीं होता कि आपको जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा मिलेगा, जस्ट क्योंकि उस टाइम उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो जो सेलर्स होते हैं वो उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन उनकी जो फेस वैल्यू है वो इतनी ही रहेगी। यानी कि इन रिटर्न जब आप वो बैंक में जमा कराएंगे तो चाहे वो अगर 100 वाला बॉन्ड था वो आपने 500 का ख़रीदा था, लेकिन बैंक आपको उसके ऊपर 100 रुपीज़ ही वापस करेगा, क्योंकि उसकी जो फेस वैल्यू है वही हमेशा बैंक वापस करेगा। आपने मार्केट वैल्यू को कितने में ख़रीदा उससे बैंक का या गवर्नमेंट का लेना देना नहीं होता। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि डिस्काउंट रेट और कूपन रेट में क्या फ़र्क है। डिस्काउंट रेट ये होगा कि अगर आपने उसको उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा या कम में अगर आपने लिया है तो फिर आप उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास उसका डिस्काउंट रेट हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि जो करंट रेट इस टाइम मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। लेकिन कूपन रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं है। कूपन रेट जो है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा जो कि आपकी फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड होगी उसके ऊपर, और जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करेगा कि आपने एक्चुअल में कितने का वो ख़रीदा है, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से और क्लैरिफाई। So coupon rate is not the same as the rate of interest. An example can best illustrate the difference. Suppose you have bought a bond of face value rupees 1000 and the coupon rate is 10%. So every year you will get rupees 100 which boils down to the effective rate of interest of 10%. अब यहाँ पे वो क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने एक 1000 का आपने फेस वैल्यू थी जिस बॉन्ड की वो ख़रीदा और उसके ऊपर कूपन रेट था 10%, मीन्स कि आपको हर साल उसके ऊपर कितना मिलेगा 10% आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ पर इफेक्टिव जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कूपन रेट है वो दोनों सेम हो जाएंगे। हाउएवर इफ़ यू बॉट द बॉन्ड अबव द इट्स फेस वैल्यू से रुपीज़ 2000 but you will get a coupon of rupees 10% on the face value rupees 1000, so you will still get 100 rupees। लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या हो गया, फेस वन में सिनेरियो वन में क्या था 1000 फेस वैल्यू का बॉन्ड था, आपने भी 1000 में ही खरीदा तो आपका कूपन रेट उसके ऊपर 10% था। सो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि रेट ऑफ रिटर्न है वो भी आपका 10% ही आ रहा है। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि बॉन्ड की फेस वैल्यू तो 1000 थी बट आपने उसको परचेज किया 2000 में। अब आपको कूपन रेट तो आपका सेम रहेगा क्योंकि वो तो 10% था, यानी कि आपको 2000 के ऊपर भी कितने पैसे मिलेंगे 100 मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, आपने तो 2000 का ख़रीदा था, अगर 100 को हम 2000 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है 5%, मीन्स कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डिक्रीज करेगा, वो आपके पास कितना आ गया 5%। सही लाइकवाइज इफ़ यू बॉट द बॉन्ड बिलो इट्स टाइम वैल्यू, अगर आपने थर्ड सिनेरियो है कि आपने उसकी फेस वैल्यू से कम में ख़रीदा, फॉर एग्जांपल 1000 का था आपके पास बॉन्ड था लेकिन आपने ख़रीदा इसको 500 के लिए, लेकिन आपको स्टिल क्योंकि इसके कूपन रेट 10% था और कूपन रेट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के ऊपर, तो हमारे पास कूपन हमें कितना मिलना था 100 पर ईयर, लेकिन आपने तो ख़रीदा कितने का 500 का, तो 100 को डिवाइड करें अगर हम 500 के ऊपर तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता है 20%। सो द कूपन रेट इज़ 10% बट यू आर गेटिंग इट 20% क्योंकि आपने इसको पार वैल्यू से लेस में ख़रीदा। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कूपन रेट और डिस्काउंट रेट के लिए हम 3 सिनेरियोस निकालें, अगर तो हम बॉन्ड को उसकी सेम प्राइस के ऊपर ही परचेज करते हैं जो उसकी फेस वैल्यू है, तो इन दैट केस हमारे पास जो कूपन रेट होगा और डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम हो जाएगा। बट अगर हम बॉन्ड को परचेज करते हैं उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा में ख़रीदते हैं तो हमारे पास जो कूपन रेट है दैट वुड बी ग्रेटर देन द डिस्काउंट रेट। और अगर थर्ड सिनेरियो में ये है कि हमने बॉन्ड को
लेस प्राइस में ख़रीदा देन इट्स फेस वैल्यू, तो हमारे पास कूपन रेट जो है वो लेस देन हो जाएगा और डिस्काउंट रेट जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमने सस्ते में ख़रीदा बट हमें रिटर्न उसके ऊपर ज़्यादा मिल रहा है. होप इट्स क्लियर नाउ. सो लेट्स जंप इनटू द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. हमारे पास 3 तरह के बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं. एक वो बॉन्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं परपेचुअल. परपेचुअल जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि परपेचुअल का वर्ड जब किसी भी दूसरे वर्ड के साथ जाके लग जाएगा तो उसका मतलब है उस चीज़ की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है. जिस तरह से हमने परपेचुअल एन्युटी की बात की थी, ऐसी एन्युटी जो कि लामहदूद यानी कि जब तक दुनिया है तब तक हमें उससे रिटर्न मिलता रहेगा. सो जब परपेचुअल का वर्ड बॉन्ड के साथ लग गया तो इट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है ये कभी भी मेच्योर नहीं होगा, बल्कि इसकी जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है. सेकेंड हमारे पास बॉन्ड आ जाता है जिसमें हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाते हैं, यानी कि जिसपे आपको इंटरेस्ट कोई नहीं मिल रहा होता. उसके बाद हमारे पास ग्रोथ वाले बॉन्ड आ जाते हैं जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास परपेचुअल बॉन्ड हो, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कि कभी भी मेच्योर नहीं होता, तो उसकी जब हम वैल्यूएशन करेंगे वो किस तरह से करेंगे. इसकी वैल्यूएशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास वैल्यूएशन, वी जो है हमें बताता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इस बॉन्ड की असल में कितनी वैल्यू होनी चाहिए. सो वी यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या था, वी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के इटसेल्फ असल में इस बॉन्ड की क्या वैल्यू होनी चाहिए. आई जो है ये हमारे पास कूपन वैल्यू आएगी. ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास आई वुड बी इक्वल टू कि कूपन रेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम बॉन्ड की फेस वैल्यू से, तो यहाँ पर हमारे पास कूपन आ जाएगा की वैल्यू आ जाएगी. के डी जो है वो उस टाइम उसका क्या डिस्काउंट फैक्टर मार्केट में चल रहा है वो हम लेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो हमारे पास क्योंकि ये फिन इनफाइनाइट अगर तो हम इसको सिंपल करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है वी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय के डी. आई हमारे पास आएगा कि हम देखेंगे कि हमारे पास कूपन वैल्यू कितनी आ रही है वो लिखेंगे, के डी क्या हमारे पास डिस्काउंट रेट क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस बॉन्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू होनी चाहिए. उसके अकॉर्डिंगली अगर उसके इक्वल वैल्यू है तो हमें उस बॉन्ड को हमें परचेज़ करना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा मार्केट में वो सेल हो रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से तो हमें उस बॉन्ड को परचेज़ नहीं करना चाहिए. दैट मीन्स कि दैट बॉन्ड इज़ ओवर वैल्यूड इन दी मार्केट. एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं. बॉन्ड P has a 1000 face value and provides 8% coupon. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of perpetual bond? अब यहाँ पे उसने बताया कि 1000 इसकी फेस वैल्यू है, 8% इसका कूपन रेट है और डिस्काउंट रेट है इसका 10%. सो पहले हमें आई निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 8% किया तो हमारे पास 80 आ गया. के डी हमारे पास है 10%. सो वी इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई के डी, दैट वुड बी 80 डिवाइडेड बाई 10%. सो दैट मीन्स कि ये जो 1000 वाला जो बॉन्ड है इसकी असल में इस टाइम वैल्यू 800 होनी चाहिए. अगर मार्केट में ये हमें 800 से लेस का मिला, फॉर एग्जांपल कि हमें जो ब्रोकर है वो 700 का दे रहा है, तो हमें ये फ़ौरन ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि ये अंडर प्राइस है इस टाइम मार्केट में. तो इवेंचुअली हम ये कहते हैं कि ये अपनी असल वैल्यू के ऊपर आएगा तो ये हमें फ़ायदा मंद है. बट अगर ये 800 से ज़्यादा का सेल हो रहा है तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए. दैट मीन्स कि दिस बॉन्ड इज़ ओवर वैल्यूड एंड वी शुड नॉट हैव इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो बॉन्ड है उसकी टाइप है जिसमें से नॉन ज़ीरो मीन्स कि जिसमें से हमें कूपन मिल रहा है, ठीक है, और इसकी जो लाइफ है वो फाइनाइट होगी, यानी कि कोई ना कोई लाइफ इसकी होगी. तो इसकी डिनोमिनेशन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी पावर 1 अप टू जितने ईयर्स के लिए होगा उतने ईयर्स के लिए. तो अगर हम इसे समराइज करें तो यहाँ पर हम एन लिख सकते हैं प्लस लास्ट ईयर में हमें क्या है, हमें कूपन भी मिलेगा प्लस हमें जो उसकी जो मार्केट वैल्यू है यानी कि उसकी जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई थी वो भी हमें मिलेगी. सो डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी ओवर पावर एन जितना भी होगा. अगर हम इसको समराइज करें तो ये हमारे पास या तो हमारे पास ये बन जाता है आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी इंटू पावर टी, यानी कि जितने ईयर्स के लिए होगा वो ईयर हम लिख लेंगे प्लस इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी पावर एन.
सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड हमारे पास है नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और उसकी जो लाइफ है वो फाइनाइट लाइफ है। अब अगर हम इसकी वैल्यूएशन करें तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में किस तरह से, एक तो ये कि हमें ईयरली जो है इसके ऊपर कोई ना कोई कूपन मिल रहा होगा, उस कूपन को हमने डिस्काउंट करना है तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, प्लस जो इसका लास्ट ईयर होगा जिसमें ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा उसमें हमें कूपन भी मिलेगा, प्लस उस बॉन्ड की जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी, MV इज दी मेच्योरिटी वैल्यू और आप फेस वैल्यू कह सकते हैं, वो भी हमें मिलेगी। तो हमने इस मेच्योरिटी वैल्यू को भी हमने डिस्काउंट करना है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम एक तो ये कि जो हमारे पास कूपन हमारे पास आ रहा है उसको हमने डिस्काउंट करना है आज की वैल्यू में, प्लस जो हमें लास्ट ईयर में उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू मिलेगी हमने उसको भी डिस्काउंट करना है आज की डेट में, सो दैट हम उसकी आज की डेट में वैल्यू निकाल सकें कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। उस बेसिस के ऊपर हम ये डिटर्मिन करेंगे कि हमें इस बॉन्ड को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में जाएं तो ये जो कूपन रेट है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको सर्टन ईयर्स में मिलती जाएगी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कूपन जो है ये एन्युटी भी है? बिल्कुल हम कह सकते हैं। सो हम इसकी जगह आई के साथ हम 1+KD/T की जगह अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी वाले टेबल से भी अगर हम वैल्यू ले आते हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और मेच्योरिटी वैल्यू हमारे पास सिंपल एक वैल्यू है जिसको हम आज की डेट में डिस्काउंट करें, सो हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का से भी हम यहाँ पर फिगर ले सकते हैं। सो हमारे पास जो सिंपल फार्मूला बनेगा, अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड की जो वैल्यू है वो दैट विल बी V इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय 1+KD इंटू T प्लस MV डिवाइडेड बाय 1+KD पावर N। T लिखें या N लिखें, इट्स सिंपल, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। और अगर हम इसे टेबल की मद में लाएं तो हमने जो कूपन हमारे पास आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी से, और मेच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर से। इसको हम एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि बॉन्ड C हैज़ अ 1000 फेस वैल्यू एंड प्रोवाइड्स एन 8% कूपन for 30 years. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the coupon bond? So सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 10,000 1000 हमारे पास फेस वैल्यू है, इससे हम इसका कूपन रेट निकालेंगे तो 1000 को मल्टीप्लाई करें 8% से तो हमारे पास 80 आ जाता है, ठीक। और डिस्काउंट रेट हमारे पास 10% चल रहा है और N हमारे पास कितना है 30। अगर हम इसे टेबल से सॉल्व करें तो हम टेबल को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल को 10% को हम देखेंगे नंबर ऑफ ईयर 30 में, तो हमारे पास जो फैक्टर आता है वो आता है 9.427 प्लस 1000 इंटू, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में देखें 10% को हम देखेंगे 30 में तो वो हमारे पास आता है 0.057। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है इस बॉन्ड की 811.16। सो अगर ये बॉन्ड इस टाइम मार्केट में 811 से ज़्यादा में सेल हो रहा है तो इट्स मीन कि दिस इज़ ओवर वैल्यूड और हमें इसको परचेज नहीं करना। और अगर ये 811 से लेस में अगर सेल हो रहा है तो हमें उसको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड और ये अपनी जगह पर आएगा और इसका मतलब है कि हमें इसका फ़ायदा होगा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड हमारे पास है अ जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जिसपे हमें कोई भी कूपन जो है उस पर रिसीव नहीं हो रहा, बल्कि इस ऐसे बॉन्ड्स क्या होते हैं कि ये यूजुअली अपनी जो फेस वैल्यू होती है उससे कम प्राइस में सेल हो रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि जब वो अपनी मेच्योरिटी पे जाएगा तो वो आपको ओरिजिनल उसकी फेस वैल्यू मिलेगा, तो फेस वैल्यू और अभी में जो डिफरेंस होगा मार्केट वैल्यू में, वो जो डिफरेंस होगा वो आपकी कंपनसेशन होगी। सो अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो ये डेफिनेशन कहती है A zero coupon bond is a bond that pays no interest, कि इससे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट सेल्स एट अ डीप डिस्काउंट फ्रॉम इस फेस वैल्यू, कि अपनी वैल्यू से कम में ये सेल हो रहा होता है। सो इट प्रोवाइड्स द कंपनसेशन टू इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन, क्योंकि आपने उससे उसकी फेस वैल्यू से कम में ख़रीदा तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब ये मेच्योरिटी पे जाएगा तो आपके पास क्या होगा कि जो डिफरेंस है वो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1000 का बॉन्ड था लेकिन मार्केट में इस टाइम 800 का मिल रहा है, तो जब अपनी मेच्योरिटी पे जाएगा इसने आपको इंटरेस्ट तो कोई नहीं दिया, लेकिन क्योंकि 800 का लिया था, गवर्नमेंट आपको 1000 दे रही है तो 1000 माइनस 800 200 जो है वो आपको बेनिफिट आ गया। अब अगर हम पिछली वाली इक्वेशन पे जाएं जो हमारे पास थी कि कूपन पेइंग वाली में,
तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आई कुछ भी नहीं है तो ये वाली फिगर हमारे पास क्या हो जाएगी, आई ज़ीरो है तो ये पूरी फिगर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड में हमारे पास सिर्फ वैल्यूएशन किस बेस पे होगी, मार्केट वैल्यू पे या मेच्योरिटी वैल्यू पे। सो हम इस इक्वेशन में आए तो v इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी पावर n, और एम वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसको एग्जाम्पल से और देख लेते हैं कि आपके पास बॉन्ड Z हैज़ अ 1000 फेस वैल्यू एंड अ 30 ईयर लाइफ, द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। 1000 इसकी डिस्काउंट वैल्यू है, कूपन रेट 10, कूपन रेट इस पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन इसकी जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है, तो आप इसकी वैल्यू डिटर्मिन करेंगे तो 1000 को आप देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में, 10% को 30 ईयर्स में देखेंगे तो हमारे पास आ गया 0.57। तो दैट मीन्स कि इसकी आज की डेट में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, $57। सो अगर ये अभी इसके अकॉर्डिंगली अगर इससे लेस में मिल रहा तो हमें इसको परचेज करना चाहिए, इससे ज़्यादा में मिल रहा तो हमें इसको परचेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने जैसे प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग और किस तरह से होती है। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में हम क्या करते थे कि इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर देते थे 2 से और मल्टीप्लाई कर देते थे, n को मल्टीप्लाई कर देते थे 2 से, और यहाँ पर हम जो कूपन है क्योंकि वो हम ईयरली निकाल रहे होते तो उसको भी हम जो कूपन रेट हमारे पास कूपन आएगा उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 से। एग्जाम्पल्स अगर हम इसे यहाँ फॉर्मूले में आप देखें तो i डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, के डी डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और n को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला अगर हमारे पास सेमी एनुअली कंपाउंडिंग आ जाएगी तो हमारे पास जो फॉर्मूले में एडजस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी कि इंटरेस्ट रेट को हम डिवाइड कर देंगे, कूपन को भी हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और नंबर ऑफ ईयर्स क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर लेते हैं कि बॉन्ड सी हैज़ अ 1000 फेस वैल्यू एंड प्रोवाइड्स एन 8% सेमी एनुअल कूपन फॉर 15 ईयर्स, द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कूपन बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 1000 इसकी फेस वैल्यू है, 8% इसका सेमी एनुअल कूपन है, 15 ईयर्स के लिए डिस्काउंट रेट है 10%, और आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप इसको निकालें 1000 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो आपके पास जो कूपन आता है वो कितना आता है 80। तो हमने कहा था क्योंकि ये सेमी एनुअल है तो उसको हमने डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास यहाँ पर कूपन कितना आ गया 40। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको नंबर ऑफ ईयर्स को हमने मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए 30। सो यहाँ 30 आ गया, और इंटरेस्ट जो डिस्काउंट रेट था इसको भी हमने डिवाइडेड बाय 2 करना था तो 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया 5%। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया उसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 845.92। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी, और थैंक यू फॉर लिसनिंग द सेशन।